Hello everyone, welcome to our YouTube channel NCERT on your tips. I am Naresh. In this video, we are going to discuss Earth movements, major landforms on the Earth, sea waves, work of ice and work of wind. तो स्टूडेंट इस वीडियो में आपको काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा. Lot to know, lot to discuss. This lecture is important for school exam, scholarship exam and various competitive exams. So let's begin our chapter, our changing Earth. कि कैसे हमारी जो अर्थ है वो लगातार चेंज करती जा रही है. तो स्टूडेंट आपको प्रीवियस चैप्टर में मैंने बताया था कि हमारे 4 डोमेन्स ऑफ द अर्थ है, लिथोस्फेयर, बायोस्फेयर, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर. तो इसमें बेसिकली हम लोग बात करेंगे आपके लिथोस्फेयर पार्ट की. सो स्टूडेंट, द लिथोस्फेयर इज ब्रोकन इनटू ए नंबर ऑफ प्लेट्स नोन एज द लिथोस्फेरिक प्लेट्स. स्टूडेंट, जो इसके अंदर जो प्लेट्स बढ़ाया है, सबसे पहले इसको हम लोग समझते हैं ये क्या है. ठीक है, देखो क्या हुआ था आपके. सबसे पहले जो हमारी अर्थ, हमारे जो कंटेंट है वो कैसे फ्रेम हुए थे. तो स्टूडेंट, ये आपके मैंने जो बनाया है ये है आपका एक बड़ा पिंड है. ठीक है, एक सॉलिड पार्ट है. तो इसका नाम है आपके पेंजिया, PANZEA. तो स्टूडेंट, ये पेंजिया था आपके, पेंजिया. इसके चारों तरफ एक और आपके ओशियन था, महासागर था, जिसका नाम था आपके पेंथालासा. तो क्या हुआ, धीरे धीरे आपके जो ये पेंजिया है इसके अंदर ये पूरा सॉलिड था. अब इसके जितने भी सॉलिड पार्ट्स थे वो क्या होता शुरू हो गए थे, एक दूसरे से अलग होना शुरू हो गए थे. तो एक दूसरे से अलग होना शुरू हुए तो इससे क्या हुआ, हमारा जो पोर्शन इससे नीचे हो गया उसको हम लोगों ने बोला अंटार्कटिका. ठीक है, और जो पोर्शन इधर आया इसको हम लोगों ने बोला नॉर्थ अमेरिका. और जो पोर्शन आपके इसके नीचे गया इसको हम लोगों ने बोला साउथ अमेरिका. और जो पोर्शन इधर ऐसे इस तरीके से आया इसको हम लोगों ने बोला यूरेशिया, जिसमें आपके यूरोप और एशिया दोनों आपके कॉन्टिनेंट इंक्लूडेड है. फिर आपके जो ये वाला पोर्शन है इसको हम लोगों ने बोला अफ्रीका. और अफ्रीका के जो इधर वाला जो पोर्शन था इधर, उसको हम लोगों ने बोला ऑस्ट्रेलिया. ठीक है, तो इस तरीके से हमारे जो कॉन्टिनेंट आपको 7 कॉन्टिनेंट आज आपको नज़र आते हैं. ठीक है, वो सारे किसके पार्ट है, आपके पेंजिया के पार्ट हैं. और जो 5 मेजर ओशियंस आपको नज़र आते हैं वो किसके पार्ट है, आपके पेंथालासा के पार्ट हैं. तो स्टूडेंट, ये स्टोरी होगी आपके कॉन्टिनेंट बनने की. ठीक है, सो यू विल सरप्राइज टू नो दैट दीज प्लेट्स मूव अराउंड वेरी स्लोली. अब जो प्लेट्स मैंने आपको बताई हैं, ये जो प्लेट्स हैं इनके नेम भी आपके कॉन्टिनेंट के ऊपर ही पड़े हुए हैं. जैसे ऑस्ट्रेलिया की जो प्लेट है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑस्ट्रेलियन प्लेट बोलेंगे. यूरेशिया की जो प्लेट है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, यूरेशियन प्लेट बोलेंगे. इंडिया की जो प्लेट है उसको क्या बोलेंगे लोग, इंडियन प्लेट्स बोलेंगे. ठीक है, अफ्रीका की अफ्रीकन प्लेट्स. तो स्टूडेंट, जितने भी आपके मूवमेंट्स आपको अर्थ पर नज़र आते हैं उसके पीछे आपके बेसिकली 2 फोर्सेस काम करती हैं. एक तो एंडोजोनिक फोर्स और दूसरी एक्सोजोनिक फोर्स. So this is because of the movement of the molten magma inside the earth. The molten magma inside the earth moves in a circular manner as shown in the activity. ठीक है, इस एक्टिविटी में आप लोग देखिए कि कैसे ये एक्टिविटी आपको चीज़ें एक्सप्लेन कर रही है. देखिए, टेक ए स्मॉल कलर्ड पेपर पैलेट एंड पुट इट इन ए बीकर हाफ फिल्ड विथ वाटर. प्लेस बीकर ऑन ए ट्राइपॉड स्टैंड एंड हीट it. As the water warms up, you will observe that the paper pellet is moving upward along with the warm layers of water and then sinks back along with the cooler layers of water. The molten magma inside the earth moves in a similar manner. तो देखिए कैसे इस बीकर के अंदर आपके एक कागज़ का टुकड़ा, एक पिंड सा पड़ा हुआ है. और जब हम लोग इसको नीचे से हीट करते हैं तो ये जो कागज़ का टुकड़ा है ये क्या करता है, वार्म होता है और ये ऊपर आ जाता है. ठीक है, तो जो ये पूरा वाटर लिक्विड फॉर्म में ये हमारा क्या पूरा मैग्मा है. तो ये पूरा गर्म होता है और इसको जब ये गर्म होता है तो धीरे धीरे ऊपर आना शुरू होता है. और जब ऊपर आएगा तो उससे क्या बनेगा, हमारा लावा बनेगा. ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि लावा और मैग्मा में क्या डिफरेंस होता है. स्टूडेंट देखो, ये आपका क्या है, वोल्केनो है. ठीक है, जब वोल्केनो के अंदर लिक्विड फॉर्म में कोई चीज़ होती है तो उसको हम लोग बोलते हैं मैग्मा. ठीक है, जब वो मैग्मा अर्थ सरफेस पे आ जाता है तो हम लोग उसको बोलते हैं लावा. ठीक है, अभी डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे कि आपका वोल्केनो क्या होता है. सो ये देखिए अर्थ मूवमेंट्स.
हमारे जितने भी अर्थ पर जितने भी लैंडस्केप आपके बने हुए हैं उसके पीछे कौन सी फोर्सेस काम करती है? एंडोजोनिक फोर्स एंड एक्सोजोनिक फोर्स। एंडोजोनिक को हिंदी में बोलते हैं बाह्य, और एक्सोजोनिक को बोलते हैं एंडोजोनिक को बोलते हैं आंतरिक बल, और एक्सोजोनिक को बोलते हैं बाह्य बल। तो एंडोजोनिक फोर्स को हम लोग दो पार्ट्स में और डिवाइड कर देते हैं, सडन फोर्सेस और आपके डायस्ट्रोपिक फोर्सेस। तो सडन फोर्सेस का मतलब कहता है एक ऐसा बल, एक ऐसी फोर्स जो एकदम से लगती है और उससे जो चेंजेस होते हैं वो एकदम से होते हैं। और डायस्ट्रोपिक फोर्स का मतलब है कि जो धीरे धीरे चेंजेस होते हैं। स्टूडेंट जैसे आप लोगों ने देखा होगा अर्थक्वेक, तो अर्थक्वेक ऐसा नहीं है स्टूडेंट धीरे धीरे आता है, वो एकदम से आता है और एकदम से ही आपके पूरा डिस्ट्रॉय करके चले जाता है। ऐसे लैंडस्लाइड, लैंडस्लाइड क्या होता है स्टूडेंट? आपके जो माउंटेन्स होती है इसमें से कुछ पोर्शन इसका अचानक क्या होता है शिफ्ट कर जाता है, और जिसकी वजह से आपके काफ़ी बार रोड्स भी ब्लॉक्ड हो जाते हैं, ठीक है। और इससे हमारे जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो भी हैम्पर होता है, उसमें रुकावट आती है, ठीक है। वोल्केनो, आपका जो ज्वालामुखी है स्टूडेंट वो भी क्या करता है आपके ऐसे नहीं कि धीरे धीरे फटता है, वो एकदम से फटता है और जो पूरा लावा है पूरा बाहर निकल जाता है और जितना भी उसका आसपास का एरिया है वो पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है। आपकी जो माउंटेन्स हैं, ठीक है, आपकी जो माउंटेन्स बनी हैं, ठीक है, इसमें आपके थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। तो जो मोमेंट्स आपके जो बिल्डिंग्स करते हैं माउंटेन्स को, उसके पीछे कौन सी फोर्स काम करती है? आपकी डायस्ट्रोपिक फोर्स, ठीक है। और अगर थोड़ा डीप में पूछे तो एंडोजोनिक फोर्स। सो दूसरी है हमारी आपके एक्सोजोनिक फोर्स। तो एक्सोजोनिक फोर्स में क्या होता है? इसमें जितने भी आपकी डिपोजिशनल्स हैं, इनकी इरोजन है, इनकी आपके रिवर, विंड, सी वेव्स, ग्लेशियर्स, ये आपके क्या करती हैं? इरोजन करती हैं। जैसे रिवर, विंड कैसे इरोजन करती हैं? जैसे मान लो ये कोई रिवर है, ठीक है। अब यहाँ पर जितने भी इसकी जो सरफेस पे जो मिट्टी वगैरह है, जो बाउल्डर्स, बड़े बड़े पत्थर, चट्टान वगैरह है, इसको रिवर्स करती है, यहाँ से ऐसे बहकर लेकर जाएगी और कहीं ऊपर कहीं दूसरी जगह पर क्या कर देगी? इसके डिपॉजिट्स कर देगी, ठीक है। ऐसे ही जो विंड है, विंड क्या करती है? जैसे मान लो ये माउंटेन है, ठीक है, तो विंड जब चलेगी तो जो विंड का जो दबाव है उससे क्या होगा? इसकी जो माउंटेन्स की जो सरफेस है, ठीक है, ये रगड़ खाएगी और रगड़ खाने की वजह से जो माउंटेन की जो चोटियाँ हैं, ये चोटियाँ चोटी नहीं रह के क्या हो जाएंगी? सपाट हो जाएंगी इस तरीके से, ठीक है। अब ये सपाट हो गई तो ये क्या हो गया? आपके जो यहाँ की मिट्टी थी वो कहीं और जाके डिपॉजिट हो जाएगी, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है? इरोजन हो रहा है। इसको हिंदी में बोलते हैं अपर्दन। अपर्दन हो रहा है, इरोजन हो रहा है। तो इस ये कौन सी फोर्स की वजह से हो रहा है? आपके एक्सोजोनिक फोर्स की वजह से हो रहा है, ठीक है। और सो forces sometimes produce sudden movements and at the other time produce slow movements, ठीक है। तो जो एंडोजोनिक फोर्स होती है आपकी, ये दो तरीके की होती है, एक तो सडन फोर्स और दूसरा आपके डायस्ट्रोपिक फोर्स। सडन फोर्स एकदम से लगती है और आपके जो डायस्ट्रोपिक फोर्स है ये धीरे धीरे काम करती है। सडन मूवमेंट्स लाइक अर्थक्वेक एंड वोल्केनोज कॉज मास डिस्ट्रक्शन ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ। अब जो आपके अर्थक्वेक आते हैं, ठीक है, उससे क्या होता है? अर्थक्वेक एंड वोल्केनोज ये किसके कॉज हैं? आपके सडन फोर्स के कॉज हैं, ठीक है। तो इनसे क्या होता है? हमारा बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होता है, बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो जाता है, ठीक है। सो द लिथोस्फीयर प्लेट, द अर्थ कंसिस्ट ऑफ सेवरल लार्ज एंड स्मॉल and some small rigid irregularly shaped plates slab which carry continents and the ocean floor। तो जो हमारी जो लिथोस्फीयर प्लेट होती है उसमें बहुत सारी स्मॉल और लार्ज प्लेट्स उसके अंदर होती हैं जो क्या करती है? मूवमेंट करती रहती हैं, और इससे उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्टिनेंट बोलते हैं। वोल्केनो, नेक्स्ट है हमारा वोल्केनो। वोल्केनो को हम लोग हिंदी में बोलते हैं ज्वालामुखी। सो वोल्केनो इज अ वेंट इन द अर्थ क्रस्ट विच मोल्टन मटेरियल इरप्ट्स सडनली। तो देखो आपके इसके अंदर ये पूरा वोल्केनो है, ठीक है, ठीक है। तो इसके जो नीचे वाला पोर्शन है, ठीक है, ये आपके मेंटल, और इसके ऊपर हमें क्रस्ट मिलती है। और जो मैग्मा होता है हमारा, ये किस में मिलेगा आपको? मेंटल में देखने को मिलेगा। ये उसका पूरा चैम्बर है, चैम्बर मतलब जगह है इसकी, ठीक है। और ये है हमारी पूरी माउंटेन, ठीक है। तो जैसे जैसे ये लावा ऊपर जाता है, मैग्मा ऊपर जाता है, मैग्मा ऊपर क्यों जाता है? क्योंकि हीट और प्रेशर इसके अंदर लगते हैं। तो हीट और प्रेशर इसके अंदर लगते हैं जिसकी वजह से आपके ये ऊपर जाता है। अब
जब इसमें हीट और प्रेशर बहुत ज़्यादा लगता है तो इसकी जो माउंटेन होती है इसमें दरारें बन जाती हैं। ठीक है, ये देखो आपके ये दरारें बन गई। अब ये दरारें, इन दरारों को हम लोग क्या बोलते हैं, वेंट्स बोलते हैं। ठीक है, इन काफ़ी बार इन वेंट्स के थ्रू भी आपके जो लावा होता है वो बाहर आ जाता है, मैग्मा बाहर आ जाता है। ठीक है, और जो आपके ज्वालामुखी का जो मुंह होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्रेटर। ठीक है, तो क्रेटर ये वाला पोर्शन हो गया। और इससे बाहर क्या आता है, आपके गैसेस एंड एशेस बाहर आती हैं। बहुत सारी गैसेस, बहुत सारे जो राख होती है इससे बाहर आती है, तो जिसकी वजह से ये बहुत ही गर्म होती हैं और ये पूरी अर्थ सरफेस पर एकदम से बहकर चले जाती हैं। ठीक है, तो so similarly when the lithospheric plate moves the surface of the earth vibrates, the vibration can travel all around the earth। अब आपके अर्थक्वेक क्या होता है, जब आपके जो मूवमेंट होता है, ठीक है, जैसे ये आपके देखो फिगर में आपको समझा रखा है कि दिस इज वेयर अर्थक्वेक अकर्स, इट इज द ओरिजिन ऑफ द सिस्मिक एनर्जी। ठीक है, तो जहाँ पर आपके अर्थक्वेक सरफेस पर फील होता है उसको हम लोग बोलते हैं फोकस। द प्लेस ऑन द सरफेस अबव द फोकस इज कॉल्ड द एपिसेंटर। यानी कि जहाँ से आपके तरंगे उठना शुरू होती हैं, वेव्स उठना शुरू होती हैं, उसको हम लोग बोलते हैं फोकस। और जहाँ पर हमको सबसे पहले अर्थक्वेक फील होता है उस प्लेस को बोलते हैं एपी सेंटर। देखो इसको मैं अपने डायग्राम से समझाता हूँ। जैसे मान लो ये आपकी अर्थ सरफेस है। ठीक है, अब ये अर्थ सरफेस है और जो वेव्स हैं वो अर्थक्वेक की, वो यहाँ से उठना शुरू हुई हैं। ठीक है, और यहाँ से उठने के बाद वो ऐसे ऊपर जाएंगी। अब ये ऊपर जाएंगी तो जो ये वाला पॉइंट है इसको हम लोग बोलेंगे आपके फोकस। ठीक है, और फोकस के जस्ट अबव क्या होता है, आपके एक और पॉइंट होता है एपी सेंटर। ठीक है, तो फोकस क्या हुआ आपके, जहाँ पे सबसे पहले अर्थक्वेक इमर्ज हुआ, और एपी सेंटर जहाँ पर हम लोगों ने अर्थक्वेक को सबसे पहले फील किया। ठीक है, सो सिमिलरली व्हेन द लिथोस्फीयर प्लेट्स मूव the surface of the earth vibrates, the vibration can travel all around the earth, these vibration are called earthquake। तो जो वाइब्रेशन होती है उसी को हम लोग बोलते हैं अर्थक्वेक, जो हमें कहाँ पर फील होती है, अर्थ के सरफेस पर फील होती है। द प्लेस इन द क्रस्ट वेयर द मूवमेंट स्टार्ट इज कॉल्ड द फोकस। तो जहाँ पे मूवमेंट सबसे पहले स्टार्ट होता है उसको बोलते हैं फोकस, और जहाँ पर हमको अर्थक्वेक सबसे पहले फील होता है अर्थ के सरफेस पर उसको हम लोग बोलते हैं एपिसेंटर। सो वाइब्रेशन ट्रेवल आउटवर्ड्स फ्रॉम द एपिसेंटर एज वेव्स। तो कैसे जो वाइब्रेशन आती है वो वेव्स की फॉर्म में आती हैं एपिसेंटर तक। ग्रेटेस्ट डैमेज इज यूजुअली क्लोजेस्ट टू द एपिसेंटर एट द स्ट्रेंथ ऑफ द अर्थक्वेक डिक्रीजेज अवे फ्रॉम द सेंटर। जैसे 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 मान लो ये अर्थ सरफेस है हमारी, तो यहाँ पर आपका एपिसेंटर है, तो जैसे जैसे आपके ये वेव्स आगे बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे आपका जो अर्थक्वेक है उसका जो डैमेज है वो क्या होता चल जाएगा, कम होता हुआ चले जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ये ऐसे ही है जैसे हम लोग क्या करते हैं, ये हमारा मान लो कोई ओशियन है। ठीक है, जैसे हम लोगों ने पत्थर मारा और पत्थर यहाँ पर आके गिरा, अब पत्थर यहाँ पे आके गिरा तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा वेव्स हमको देखने को मिलेंगी। अब इसके बाद जो धीरे धीरे क्या करते हैं, चारों तरफ लेयर्स बनती चल जाती हैं, लहरें बनती चली जाती हैं। तो जैसे जैसे ये डिस्टेंस ऐसे ऐसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे जो अर्थक्वेक है उसका डैमेज कम होता चला जाएगा। ठीक है, सो ये देखते हैं डू यू नो में क्या लिखा हुआ है। देर आर 3 टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक वेव्स, पी वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। आपके जो अर्थक्वेक होता है इसमें 3 टाइप्स की वेव्स आपको नज़र आती हैं, पी वेव्स, एस वेव्स एंड एल वेव्स। ठीक है, इसको हम लोग आगे की वीडियो में देखेंगे कि इसमें सबसे ज़्यादा हार्मफुल होती है वो कौन सी होती है। ठीक है, अब देखो, although earthquake cannot be predicted, the impact can certainly be minimized if we are prepared beforehand। तो जो स्टूडेंट हमारा जो अर्थक्वेक है इसको हम लोग प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, इसकी भविष्यवाणी नहीं कर सकते। आज भी हमारे पास ऐसे इंस्ट्रूमेंट नहीं है कि जी हम लोग अंदाज़ा लगा सके कि कल अर्थक्वेक आएगा या फिर इस ईयर में अर्थक्वेक आने की पॉसिबिलिटी है। तो हम लोग इसके अर्थक्वेक के जो प्रभाव हैं उसको कम कर सकते हैं, उसकी जो लॉस होता है उसको हम लोग कम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, जैसे देखो सुनो, ये है हमारा सदर्न इंडिया। अब हमारी गवर्नमेंट बोलती है कि आपके जो यहाँ पर जो हिल्स हैं इनमें इनकी वजह से यहाँ पर अर्थक्वेक आ सकता है। अब गवर्नमेंट ने नोटिस निकाला हुआ है कि यहाँ पर अर्थक्वेक आ सकता है, फिर भी अगर हमारे लोग यहाँ पर
रह रहे हैं। तो ये किसकी गलती है? हमारे लोगों की गलती है कि उसको यहाँ पर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट ने नोटिस निकाला है कि यहाँ पर अर्थक्वेक आ सकता है। ठीक है, तो अगर हमारे लोग थोड़े अवेयर होंगे, जागरूक होंगे, तो वो क्या करेंगे, सोचेंगे कि अगर हम यहाँ पर रहेंगे तो इससे क्या होगा, फाइनली हमारा ही नुकसान होगा। ठीक है, तो अगर वो यहाँ पर नहीं रहते, गवर्नमेंट के ऑर्डर मानते हैं, तो इस तरीके से हम लोग हमारा जो अर्थक्वेक है उसके डैमेज को कर सकते हैं, मिनिमाइज्ड कर सकते हैं। सो सम कॉमन अर्थक्वेक प्रेडिक्शन मेथड adopted locally by people including studying animals behavior, fish in the ponds get agitated, snakes come to the surface। हमारे जो आज के लोग हैं, एंसेस्टर्स हैं, उनके ट्रेडिशन को अगर हम लोग फॉलो करें तो हम लोग ऐसा मानते हैं कि जब एनिमल्स के बिहेवियर के अंदर चेंज आता है, जैसे क्या होगा, जो चिड़ियाँ हैं हमारी वो अलग ही चहचहाने लग जाएंगी। ठीक है, आपकी जो फिशेज़ हैं उनकी अलग एक्टिविटी देखने को मिलेंगी, जो स्नैक्स हैं वो सरफेस से बाहर आ जाएंगे। ठीक है, तो ये एक्टिविटीज़ को देखते हुए हम लोग एक प्रेडिक्शन हल्का से हल्का लगा सकते हैं कि अर्थक्वेक आने की पॉसिबिलिटीज़ हैं। ठीक है, इस पिक्चर में आपको नज़र आ रहा है, देखो कैसे गुजरात के अंदर जो अर्थक्वेक आया था उससे कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स डिस्ट्रॉय हो गई थी। ठीक है, गुजरात के अंदर आपके 26 जनवरी को 2001 के अंदर ये आपके अर्थक्वेक आया था, 26 जनवरी 2001, और इसका जो मैग्नीट्यूड था वो कितना था, 6.9। स्टूडेंट, हमारे जो मैग्नीट्यूड होता है जैसे जैसे वो इंक्रीज़ करेगा वैसे वैसे आपके जो अर्थक्वेक है उसका जो डैमेज है, उसकी इंटेंसिटी है, वो क्या हो जाएगी, बढ़ती चले जाएगी। ठीक है, देखिए डू यू नो में आपको मैं कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ। सो एन अर्थक्वेक इज मेजर्ड विथ ए मशीन कॉल्ड ए सिस्मोग्राफ। द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक इज मेजर्ड ऑन द रिक्टर स्केल। तो जो हमारे जो मैग्नीट्यूड है जिससे हम लोग ये नापते हैं कि अर्थक्वेक कितने मैग्नीट्यूड का आया था, तो उस स्केल का नाम है रिक्टर स्केल। ठीक है, और an earthquake of 2.0 or less than can be felt only a little. An earthquake over 5.0 can cause damage from things falling. As a 6.0 or higher magnitude is considered very strong and 7.0 is classified a major earthquake. स्टूडेंट, तो क्या होता है इसमें, जो आपका रिक्टर स्केल है, जैसे मान लो ये स्केल है, इस पर यूनिट लिखी होती है 1 2 3 4 5 6। तो अगर जो 2 मैग्नीट्यूड का अगर अर्थक्वेक आता है आपके, तो उसका जो लॉस होगा वो बहुत ही क्या होता है, कम होता है, हमें पता भी नहीं चलता इतना कम लॉस होता है। लेकिन अगर 5 या फिर 6 7 8 9 10 जितना आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हमारा जो लॉस है, वैसे वैसे जो हमारी हानि है वो लगातार बढ़ती चले जाएगी। तो आपके जो गुजरात के अंदर जो अर्थक्वेक आया था वो कितना आया था, 6.9 मैग्नीट्यूड। तो इस बात से आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितनी हमें यहाँ पर लॉस हुआ होगा। स्टूडेंट, ये डेट इंपॉर्टेंट है, याद रखना, 26 जनवरी 2001 को ये अर्थक्वेक आपके अपीयर हुआ था गुजरात के अंदर। ठीक है, अर्थक्वेक प्रिपेयर्डनेस। ठीक है, अर्थक्वेक आने से पहले हम लोग सेल्फ प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, कि जिससे हमें थोड़ी दिक्कत ना हो। ठीक है, जैसे वेयर टू टेक शेल्टर ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक, हमें कहाँ पर शरण लेनी चाहिए जब अर्थक्वेक आता है। सेफ स्पॉट अंडर ए किचन काउंटर, टेबल और डेस्क अगेंस्ट एंड इनसाइड कॉर्नर और वॉल। हमें जो कोने होते हैं घरों के उसके वहाँ पर खड़े हो जाना चाहिए, या फिर किचन के जो काउंटर होते हैं उनके जो डेस्क होती है उसके नीचे खड़े हो जाना चाहिए। ठीक है, बैठ जाना चाहिए। स्टे अवे फ्रॉम होम। ठीक है, जितनी भी फायर प्लेसेस होती हैं, ठीक है, चिमनीज वगैरह होती हैं, विंडोज़ होती हैं, ठीक है, शीशे की चीज़ होती है, उन सबसे दूर रहना चाहिए ताकि कोई भी डिस्ट्रक्शन हो तो उनकी वजह से हमें चोट न पहुँचे। ठीक है, बी प्रिपेयर्ड, स्प्रेड अवेयरनेस अमंगस्ट योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स एंड फेस एनी डिजास्टर कॉन्फिडेंटली। और कोई भी डिजास्टर आती है तो हमें हमारे जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं उन सब से मिलकर हमको रहना चाहिए और उनको भी प्रोटेक्ट करना चाहिए और हमको खुद को भी सेल्फ प्रोटेक्शन करके रखना चाहिए। ठीक है, अब है मेजर लैंडफॉर्म्स। द लैंडस्केप इज बीइंग कंटिन्यूसली वॉर्न अवे बाय टू प्रोसेसेस, वेदरिंग एंड इरोजन। ठीक है, आपके जो लैंडस्केप है वो कंटिन्यूसली चेंज कर रही है। वो किन की वजह से कर रही है, उनके पीछे दो रीजन है, एक तो है वेदरिंग और दूसरा है आपके इरोजन। ठीक है, वेदरिंग एंड इरोजन। अब वेदरिंग क्या होता है, वेदरिंग इज द ब्रेकिंग अप रॉक्स ऑन द अर्थ सरफेस। ठीक है, देखो आपके ये क्या है, माउंटेन है। ठीक है, अभी हम लोगों ने देखा कि वेदरिंग क्या होती है, ब्रेकिंग अप ऑफ रॉक्स। तो जो ये रॉक है, माउंटेन है, ये क्या करेगी, ब्रेक करेगी।
अब ब्रेक करेगी तो ब्रेक कैसे करेगी, ये हाथों से तो ब्रेक करने वाले नहीं हम, ये करती है आपके विंड और एयर से ये ब्रेक करेगी, ठीक है। तो विंड से कैसे ब्रेक करेगी ये, विंड इसके ऊपर आएगी, ठीक है, ऐसे, और इसको क्या करेगी, इसके जितने भी छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं इसको यहाँ से उड़ाकर ले जाएगी, ठीक है। सॉरी, विंड एंड वाटर। और जब बारिश होती है हमारे, तो बारिश से क्या होंगे, जो ये आपके माउंटेन है इसकी जो सरफेस है, ये इसके जो पार्टिकल्स हैं वो क्या होंगे, लूज हो जाएंगे, ठीक है। ये हमारे माउंटेन है और जो इसके पार्टिकल्स हैं वो बारिश की वजह से क्या हो गए, लूज हो गए। अब लूज हो गए तो वो पार्टिकल्स क्या होंगे, जब हमारी एयर आएगी उनको उड़ाकर ले जाएगी। तो इससे क्या होगा, धीरे धीरे जो आपके जो ये माउंटेन है इस तरीके का, जो स्टीपी स्लोप आपको नज़र आ रहा है, ये धीरे धीरे किस में चेंज कर जाएगा, आपके प्लेट्यूज में चेंज कर जाएगा। और इसका जो सरफेस है वो किस तरीके का हो जाएगा, इस तरीके से होना शुरू हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं आपके वेदरिंग, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इरोजन। इरोजन इज द वियरिंग अवे ऑफ द लैंडस्केप बाय डिफरेंट एजेंट्स लाइक वाटर, विंड एंड आइस। अब इरोजन का मतलब होता है अपर्दन, यानी कि जब आपके जो विंड है और जो वाटर है, ये दो मेजर फैक्टर हैं आपके इरोजन के, ठीक है। तो यही आपके इरोजन कर सकते हैं, विंड एंड एयर, वाटर एंड विंड। So the eroded material is carried away or transported by water, wind, etc. and eventually deposited. This process of erosion and deposition create different landforms on the surface of the earth. तो जब आपके जो विंड और जो वाटर है ये दोनों क्या करते हैं, सरफेस का इरोजन करते हैं, और ये एक जगह से मिट्टी को उठाते हैं और उसको उड़ाकर या बहाकर क्या करते हैं, दूसरी जगह पर ले जाता है और वहाँ पर वो उसको जगह इकट्ठा कर देते हैं। तो इससे ही हमारे जितने भी आपको लैंड फॉर्म्स हमारी अर्थ पर नज़र आ रहे हैं वो सारे लैंड फॉर्म किससे बने, आपके इरोजन से बने, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे कि कैसे एक रिवर आपके इरोजन करती है। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं डू यू नो में। There are thousands of small waterfalls in the world. The highest waterfall is Angel Fall of Venezuela in South America. The other waterfalls are Niagara Falls located on the border between Canada and USA in the North America, and Victoria Falls on the border of Zambia and Zimbabwe in Africa. तो स्टूडेंट ये आपके MCQs क्वेश्चन में आ सकता है कि जो सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल है वो कौन सा है, हमारा एंजल फॉल है, और ये कहाँ पर आपके वेनेजुला में। वेनेजुला कौन से कॉन्टिनेंट की कंट्री है, आपके साउथ अमेरिका की कंट्री है, ठीक है। आपके कितने महाद्वीप है, 7 महाद्वीप हैं। तो जो आपके साउथ अमेरिका है वो भी एक महाद्वीप है और उसकी एक कंट्री है वेनेजुला, वहाँ पर आपके एंजल वाटरफॉल है, ठीक है। दूसरा आपके और भी वाटरफॉल्स इस तरीके के, जैसे नियाग्रा फॉल्स है। नियाग्रा फॉल्स कहाँ पर है, आपके कनाडा और यूएसए की बाउंड्री पर है, और दोनों ही कंट्री किसके पार्ट है, आपकी नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट की महाद्वीप की पार्ट है, ठीक है। एक है आपका विक्टोरिया फॉल, ठीक है। विक्टोरिया फॉल आपके कौन से कॉन्टिनेंट में, अफ्रीका में, और कौन सी कंट्री में, जाम्बिया और जिम्बाब्वे की बॉर्डर्स पर है, ठीक है। तो अब आते हैं वर्क ऑफ ए रिवर। तो रिवर क्या काम करती है, द रनिंग वाटर इन द रिवर इरोड्स द लैंडस्केप when the river stumbles at steep angle over very hard rocks or down a steep valley side it form a waterfall। तो देखो आपकी क्या होता है, ये है आपकी माउंटेन, ठीक है, और माउंटेन से आपके पास करती है रिवर्स, ठीक है। रिवर्स पास करी ऐसे, तो माउंटेन्स में क्या होते हैं, बड़े बड़े पत्थर होते हैं, इन पत्थर को आपके जो रिवर्स होती है वो बहाकर ऐसे लेकर आ जाती है, ठीक है। और एट द enters the plain in twists and turns forming large bend known as meanders due to continuous erosion and deposition along the sides of the meander. The end of the meander loop come closer and closer. In due course of time the meander loops cuts off from the river and form a cut-off lake also called an oxbow lake। फ्रेंड ऑक्सबो लेक क्या होती है, सबसे पहले समझते हैं ऑक्स क्या होता है। ऑक्स बोलते हैं हमारे बैल को, ठीक है। अब इसका नाम ऑक्सबो लेक क्यों पड़ा, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि जो बैल का जो कुबड़ होता है ऊपर का वो कैसा होता है, इस तरीके का होता है, ठीक है। तो इसलिए हम लोगों ने इसको बोला ऑक्सबो लेक। अब क्या होता है, जैसे आपके ये देखो ये रिवर फ्लो कर रही है, ठीक है। तो जो आपके ये रिवर फ्लो कर रही है इस तरीके से, ये धीरे धीरे क्या होता है, जो एक कट है वो इस तरीके से बनना होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। ये देखो कैसे बन रहे कट।
तो एक टाइम ऐसा आता है कि जो ये वाले कट हैं, ठीक है, वो इससे अलग हो जाते हैं और ये क्या करते हैं, एक अलग ही इस तरीके की लेक्स फॉर्म हो जाती हैं। तो इन्हीं लेक्स को बोलते हैं आपके ऑक्सबो लेक्स। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि ऑक्सबो लेक क्या होता है, ठीक है। और मेंडर्स क्या होता है, जब आपके जो ये ऐसे बैंड्स हैं, जब ये रिवर्स ऐसे बैंड्स करती है तो इन बैंड्स को आपके बोलते हैं मेंडर्स, ठीक है। और इन मेंडर्स जब ये ज़्यादा फोल्ड हो जाती हैं तो उससे आपकी क्या बन जाती हैं, ऑक्सबो लेक्स बन जाती हैं, ठीक है। So, at times the river overflow its bank. This lead to the flooding of the neighboring areas. As it floods, it deposits layers of the fine soil and other material called sediments along its the bank. ठीक है, तो जो रिवर्स मैंने आपको बताया था अभी माउंटेन से आई थी इस तरीके से, ठीक है, ये रिवर्स फ्लो कर रही हैं और ये अपने साथ क्या लेकर आती हैं, बहुत सारे बड़े बड़े पत्थर लेकर आती हैं जो मिट्टी जो पानी के साथ साथ नीचे आते आते क्या होते हैं, बहुत ही छोटे छोटे पत्थर बन जाते हैं। और ये रिवर्स क्या करती हैं, जो अपनी बैंक होती है, इनकी किनारा होता है इसका रिवर्स का, वहाँ पर वो डिपॉजिट कर देती है और वो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, सेडिमेंट्स बोलते हैं, ठीक है। और उन सेडिमेंट्स से मिलकर क्या बनता है, हमारा एक प्लेन बनता है और उसी को हम लोग बोलते हैं फ्लड प्लेन, ठीक है। एक मैदान इससे हमारा बन जाता है, ठीक है, जैसे आपको इस पिक्चर में नज़र आ रहा है। सो द रेज्ड बैंक आर कॉल्ड लेवीज। As the river approaches the sea, the speed of the flowing water decreases and the river begins to break up into a number of streams called distributaries। ठीक है, क्या होता है आपके, जब आपके जो कोई भी नदी है, ठीक है, जैसे मान लो ये एक मेजर रिवर यहाँ से फ्लो होकर आ रही है और यहाँ पर क्या है, एक बहुत ही बड़ा ओशियन है, ठीक है। तो जब ये ओशियन के अंदर धीरे धीरे एंटर करना शुरू करती है, वैसे वैसे जो इसकी स्पीड होती है वो क्या होना शुरू हो जाती है, कम होना शुरू हो जाती है, ठीक है। और आपके जो एक मेन रिवर थी वो बहुत सारी ऐसे ऐसी ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है और इन ब्रांचेस को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरी, जैसे आपको इस फिगर में नज़र आ रहा है, ठीक है। ये एक आपकी मेन रिवर है, ठीक है, और इसकी देखो बहुत सारी छोटी छोटी रिवर्स ये बन गई और ये क्या आपके डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं, ठीक है। और ये डिस्ट्रीब्यूटरीज क्या करती हैं, आपके एक प्लेन फॉर्म भी कर देती हैं और इसी प्लेन को बोलते हैं आपके डेल्टा। और आपके जो सबसे वर्ल्ड का सबसे फर्टाइल जो डेल्टा है वो आपके है कहाँ पर, वेस्ट बंगाल में, ठीक है। और जो वेस्ट बंगाल है का जो डेल्टा है, इसके आपका जो नाम है वो नाम है इसका सुंदरबन डेल्टा, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सुंदरबन का डेल्टा कहाँ पर है, आपके वेस्ट बंगाल में है और यहाँ पर आपके बहुत सारी आपको बायोडाइवर्सिटी यहाँ की नज़र आएगी, यहाँ पर जैव विविधता आपको नज़र आएगी। सो द रिवर बिकम्स सो स्लो दैट इट बिगिंस टू डिपॉजिट and its load is tributary from its own mouth. The collection of the sediments from all the mouths form a delta। और जितने भी सेडिमेंट्स अपने साथ लेकर आती हैं उनसे क्या बन जाता है, हमारा डेल्टा बन जाता है। जिस तरीके से इस मेन रिवर ने क्या बनाया है, बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज बनाई और इनसे ये आपका ब्लू कलर का डेल्टा बन गया, ठीक है। अब देखते हैं आपके वर्क ऑफ सी वेव्स, यानी कि आपके जो सी वेव्स हैं, समुद्री लहरें हैं, वो किस तरीके से आपके इरोजन करते हैं, डिपोजिशन करती हैं। The erosion and deposition of the sea waves gives rise to coastal landforms. Sea waves continuously strike at the rocks, crack, develop over time. They become larger and wider. देखो स्टूडेंट, जैसे आपके ये एक क्या था, पहले एक रॉक थी बहुत ही बड़ी, ठीक है। तो रॉक थी बहुत ही बड़ी, अब इसमें क्या हुआ, जो पानी की लहरें थी हमारी वो इससे क्या हुई, टकराना शुरू हुई। जब पानी की लहरें इससे टकराना शुरू हुई तो इससे क्या बना, एक छोटा केव बना, एक गुफा सी बन गई। ये देखो एक गुफा बन गई, सी केव बन गया। अब ये गुफा का जो एरिया था वो धीरे धीरे क्या होना शुरू हुआ, बड़ा होना शुरू हो गया। तो उससे क्या बना, हमारा सी आर्क बना, ठीक है। अब सी आर्क में जब लहरें टकराई तो इससे क्या हुआ, हमारे धीरे धीरे एक बड़ा हमको पोर्शन नज़र आया, इसको बोलते हैं हम लोग स्टैक, ठीक है। ये स्टैक हमारा बन गया। तो ये जो प्रोसेस है आपके, ये नहीं ऐसा नहीं कि एक दो दिन में बन जाता है, इसमें काफ़ी लंबा टाइम लग जाता है, बस हम इसको फील नहीं कर पाते हैं। तो इस तरीके से आपके जो सी वेव्स हैं
वो क्या करती हैं, आपके इरोजन करती हैं, जिसके वजह से आपके सी केव बन जाती हैं, सी आर्क बनता है, और फिर फाइनली किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो स्टैक में कन्वर्ट हो जाता है. So the erosion and deposition of the sea waves gives rise to coastal landforms. Sea waves continuously strike at the rocks. Cracks develop over time. They become larger and wider. तो देखिए किस तरीके से इसका जो शेप और साइज है वो लगातार बड़ा होता जा रहा है. Thus hollow like caves are formed on the rocks. They are called sea caves. तो जो आपको जो ये होलो एक खोखला जगह नजर आ रही है, इसको बोलते हैं सी केव्स. As these cavities become bigger and bigger, only the roof of the caves remain, thus form sea arches. और जब आपके ये जो केव्स हैं लगातार बड़ी होती चल जाती हैं, उससे क्या बन जाता है, हमारा सी आर्क बन जाता है, एक आर्क फॉर्म हो जाता है. फर्दर इरोजन ब्रेक्स द रूफ एंड ओनली वॉल्स आर लेफ्ट. दीज वॉल्स लाइक फीचर्स आर कॉल्ड स्टैक्स. अब जो ये आर्क हैं, ठीक है, ये और बड़े हो जाते हैं और इससे क्या बन जाता है, आपका स्टैक बन जाता है, जो बिल्कुल ही ये रॉक से क्या हो जाता है, कट डाउन हो जाता है, अलग हो जाता है. द स्टीप रॉकी कोस्ट राइजिंग ऑलमोस्ट वर्टिकली अबव सी वाटर इज कॉल्ड सी क्लिफ. ठीक है, और जो सी क्लिफ होती है, ठीक है, ये क्या होता है, जैसे हमारे ये रॉक है हमारी, तो जो ये खड़ी चट्टान है इसी को बोलते हैं आपके सी क्लिफ. ठीक है. The sea waves deposit its sediments along the shore forming the beaches. और आप लोगों ने देखा है कि जो हमारा जो समुद्र होता है, ठीक है, उसके यहाँ पर सेडिमेंट्स जमा हो जाते हैं और उन सेडिमेंट्स से हमारे क्या बन जाते हैं, बीचेस बन जाते हैं. जैसे आपके जो गोवा है, ठीक है, गोवा में आपके बहुत सारे बीचेस आपको देखने को मिलेंगे. इसीलिए आपके जो गोवा हमारे इंडिया का सबसे छोटा राज्य भी है, स्टेट भी है, तो वहाँ पर आपके बहुत सारे टूरिस्ट, बहुत सारे वहाँ पे पर्यटन करने के लिए लोग जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं. ठीक है. देन वर्क ऑफ आइस. अब आइस कैसे वर्क करती है इरोजन में. ग्लेशियर्स आर रिवर्स ऑफ आइस विच टू इरोड के बाय बुलडोजिंग सॉइल एंड स्टोन्स टू एक्सपोर्ट द सॉइल सॉलिड रॉक बिलो. तो जो आपके ग्लेशियर्स होते हैं वो क्या होती हैं, आपकी बर्फ़ की नदियाँ होती हैं. ठीक है, आपको इस पिक्चर में नज़र आ रहा है कि कैसे ये जो पहाड़ हैं और इसमें जो ये वाइट वाइट नज़र आ रहा है आपको, ये पूरा क्या है, आपके बर्फ़ है, स्नो है. ठीक है, तो यही आपके क्या है, ग्लेशियर है. ग्लेशियर्स कार्व आउट डीप होलो देयर एज द आइस मेल्ट दे गेट फिल्ड अप विद वाटर एंड बिकेम ब्यूटीफुल लेक्स इन द माउंटेन्स. तो जो आपके जो ग्लेशियर्स हैं, इनकी जो रिवर्स हैं स्नो कवर अप पे जो माउंटेन्स में, जब ये पिघलती हैं, जब हमारा टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो ये पिघलती हैं और इससे बहुत ही ब्यूटीफुल लेक्स आप यहाँ पे फॉर्म्ड हो जाती हैं. ऐसी लेक्स आपको कहाँ पर मिलेंगी, जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेंगी. सो द मटेरियल कैरिड बाय द ग्लेशियर सच एज रॉक, बिग एंड स्मॉल सैंड एंड सिल्ट गेट डिपॉजिटेड. दिस डिपॉजिट फॉर्म ग्लेशियल मॉरेन्स. तो आपके जो ये जब ये मेल्ट होती हैं और ये जो बड़े बड़े रॉक्स होती हैं, वहाँ से जो मिट्टी है, सिल्ट वगैरह है, मिट्टी क्या होती है, सिल्ट होती है बेसिकली, स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ सैंड. ठीक है, ये उसको वहाँ से भाग कर ले जाती है और इनसे क्या फॉर्म होते हैं, आपके ग्लेशियल्स मॉरेन्स फॉर्म होते हैं. तो ये क्वेश्चन आ सकता है आपके कि जो आइस है उससे कौन से डिपॉजिट्स बनते हैं, तो इससे बनते हैं आपके ग्लेशियल्स मॉरेन्स. स्टूडेंट, नेक्स्ट है आपका वर्क ऑफ विंड. अब विंड कैसे आपके डिस्ट्रक्शन करती है, कैसे डिपोजिशन करती है, कैसे इरोजन करती है, उसको देखते हैं. वर्क ऑफ विंड. हैव यू एवर विजिटेड ए डेजर्ट. कभी आप लोगों ने डेजर्ट की तरफ विजिट किया है. ट्राई टू कलेक्ट सम पिक्चर ऑफ सैंड ड्यून्स. आपको वहाँ से कभी जाओ तो वहाँ से आपको सैंड ड्यून्स के पिक्चर खींच कर लेकर आने हैं. एक्टिव एजेंट ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन इन द डेजर्ट्स इज विंड. तो इसके अंदर क्या होता है, जो एक्टिव एजेंट होता है वो क्या होता है, इरोजन होता है, और विंड होता है. वो क्या करती है, विंड आपके इरोजन कंटिन्यूसली लगातार करती रहती है. इरोजन मैंने अभी आपको बताया कि एक जगह से मिट्टी को उड़ाकर ले जाना और दूसरी जगह पर जहाँ पर शिफ्ट कर देना. तो जो मिट्टी का उड़ाना उसको हम लोग बोलेंगे इरोजन, और मिट्टी का जहाँ पे इकट्ठा हो चुकी है उसको हम लोग बोलेंगे डिपोजिशन. इन डेजर्ट यू कैन सी रॉक्स इन द शेप ऑफ ए मशरूम कॉमनली कॉल्ड मशरूम रॉक्स. तो आप लोगों ने मशरूम देखा होगा, खाया होगा, तो जैसे उसकी शेप रहती है वैसे ही हमारे किसकी
शेप हो जाती है, मशरूम रॉक की शेप हो जाती है, ठीक है। So winds erode the lower section of the rock more than the upper part. Therefore, such rocks have narrower base and wider top. When the winds blow, it lifts and transports sand from one place to another. When it stops blowing, the sand falls and get deposited in low hills like structure. These are called sand dunes. ठीक है, तो आपके जो आपके रॉक्स होती हैं, ये रॉक्स हैं, ठीक है, इस क्या करती हैं, आपके जो विंड, ये बेसिकली जो बेस होता है उसका वहाँ पर अटैक करती, हिट करती हैं उसको, ठीक है। और हिट करने की वजह से आपके जो ये माउंटेन है, इसका जो साइज है वो क्या हो जाता है, रिड्यूस होता हुआ चला जाता है, इस फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो हिट करने के बाद जो फॉर्म बनेगी वो कैसी बन जाएगी, ऐसी होलो टाइप की बन जाएगी, ठीक है। और इससे क्या होता है, हमारे ब्यूटीफुल जो रॉक्स बन जाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं मशरूम रॉक्स, ठीक है। सैंड ड्यून्स क्या होता है, हमारे सैंड ड्यून्स में आपके जो आपके रेत होती है स्टूडेंट, ठीक है, रेत को आपके एक जगह से दूसरी जगह पर उड़ा कर ले जाना, वहाँ पर क्या बन जाते हैं, मिट्टी के टीले बन जाते हैं। तो जो मिट्टी के टीले हैं इसी को हम लोग बोलते हैं सैंड ड्यून्स। सैंड का मतलब मिट्टी और ड्यून्स का मतलब टीले। So when the grains of sand are very fine and light, the wind can carry it over very long distance. When such sand is deposited in large area, it is called loess. Large deposit of loess is found in China. तो आपके जब ये डिपॉजिट्स बहुत ही ज़्यादा हो जाते हैं, लार्ज एरिया में हो जाते हैं, तो उससे हमारा एक प्लेन बन जाता है और उसको हम लोग बोलते हैं लोएस प्लेन, ठीक है। तो लोएस प्लेन आपको बेसिकली कौन सी कंट्री में देखने को मिलेंगे, चाइना में देखने को मिलेंगे। So student, this is our complete lecture. I hope you understand it very well. Thank you and have a nice day.